हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिक क्लासेस। आज हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 14 है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे थे बोहर्स मॉडल पे। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे बोहर मॉडल के, कुछ और एक्स्ट्रा और थोड़े जो कंपटीशन वगैरह में पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एक पहला न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हीलियम प्लस आयन, फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन टू थर्ड एनर्जी लेवल। तो देखिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आपको पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है जो ग्राउंड स्टेट में है, और साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी और दे दिया जाए कि ये थर्ड एनर्जी लेवल में चला जाए। तो हमें दो चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी है। पहले क्वेश्चन में हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, पहले उसका हम पता लगा लेते हैं। देखिए, गिवन डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आइडिया लगता है हमें कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसके लिए हम गिवन वैल्यूज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो पता चल रही है कि ये एक हीलियम प्लस आयन का क्वेश्चन है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ से पता चल जाएगा Z=2। ठीक, एक चीज़ पता चल गया। अगला चीज़ ये है कि पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में है। तो लिथियम नहीं, हीलियम प्लस आयन का ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसे ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ये रहा इसका सेकंड एनर्जी लेवल जिसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहा जाता है, और ये रहा इसका थर्ड एनर्जी लेवल जिसे हम लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि N1=1 में है। और हमें यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। पहला चीज़ हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, और सेकंड चीज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये N2 कहाँ तक, 3 तक के लिए। ठीक, तो चलिए इसका पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि आप अगर बोहर्स के फार्मूले पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टोटल एनर्जी निकालना आना चाहिए। टोटल एनर्जी अगर निकल गया तो उससे सारी चीज़ें निकल जाती हैं, काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी। तो हम लोग टोटल एनर्जी का फार्मूला यहाँ लगा लेते हैं। टोटल एनर्जी का फार्मूला आपको बताया है मैंने, क्या होता है, =13.6 टाइम्स Z²/n²। ठीक, तो देखिए यहाँ पर -13.6 रखेंगे, Z यानी कि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में किस एनर्जी लेवल पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट के लिए N1 यानी कि 1 है, तो यहाँ N की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर आप 13.6 में अगर 4 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 24 का आ जाएगा 2, 4 3 12, 12 और 1 13, और 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 53.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड आंसर क्या पूछा है हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि डेल्टा ई। एब्जॉर्ब्ड और एमिट एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया है, क्या होता है, 13.6 टाइम्स Z², ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, चलिए 13.6 टाइम्स Z² यानी कि 2 का स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में 1/N1², तो N1 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम इसको देखेंगे तो 13.6 इंटू 4, अब ये भी हम लोगों ने किया है, कितना आया है, 53.4 आया था। इंटू में इसका देखिए 1/1 बचेगा, ये ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/9, तो इसका एलसीएम 9 बनेगा। 9 में से 1 गया 8, दैट इज़ 53.4 टाइम्स ऑफ
8/9। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए 53.4 टाइम्स ये आएगा 0.89। देखिए होता ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाकर अगर वो वैल्यू 9 से छोटी है तो वही वैल्यू रिपीट करती है, यानी कि 0.88 आता तो 0.89 ले लिया गया है। अब इसमें 53 का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 53.4 का मल्टीप्लिकेशन हमें 0.89 से करना है। तो 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 3 30, 9 5 जा 45 एंड 3 48, 8 4 जार 32, 3 8 3 जार 24 and 3 27, 2 8 5 जार 40 and 2 42, so that is 6 2 5 7 and 4, डेसिमल 1 and 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 47.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज आंसर ऑफ सेकंड पॉइंट। तो ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वो थी 53.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए हमें प्लस का 47.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिथियम +2 आयन इज टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। हमने लिथियम +2 आयन को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है। लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, और उस पर +2 लगा है तो अब इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। आगे देखिए वही बात कह भी रहा है, इफ़ इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड एनर्जी। तो देखो ये लिथियम के लिए मैंने यहाँ बना लिया है। आपका ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है। तो देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है तो होगा फोर्थ एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n=2 सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। तो जब ये जंप करेगा तो यहाँ से क्या एमिट करेगा? एनर्जी डेल्टा ई को एमिट करेगा, जो कि यहाँ एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो हमें इस डेल्टा ई का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा ई बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो ये रखेंगे हम 13.6 टाइम्स जेड इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर टाइम्स 1/n1 कितना है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 क्या है? 4 4 का स्क्वायर 16। ठीक, तो आगे इसको लिखेंगे हम 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू में इसका एलसीएम क्या आएगा? 16 हम बना लेते हैं। तो 16 4 4 जार 16, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3, 3 बाई हो जाएगा ये 16, तो 3/16 हो गया। तो आगे इसको हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 13.6 टाइम 9 3 जार 27/16। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। अब 27 को 16 से डिवाइड कर दीजिए तो देखो 1 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। दैट इज़ 16 16 112, तो 7 बार नहीं जा पाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। 1.6 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दैट इज़ 136 में 16 का मल्टीप्लाई, 6 6 जार 36, 6 3 जार 18 और 3 21, 6 1 जार 6 और ये 8, 6 3 1 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 6 1 7 and 8, 11 and 2 डेसिमल 2 डेसिमल्स पर, दैट इज़ 21.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट इज़ सोल्यूशन टू अवर गिवन क्वेश्चन, यानी कि 21.82
सॉरी, अभी इसका आंसर नहीं आया हमसे। क्वेश्चन में यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है तो टोटल एनर्जी तो हमें वैसे भी निकालना पड़ता, ये भी आंसर नहीं है। आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा ई टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2.42 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। पिछले लेक्चर में फार्मूला पढ़ाया है, आपको रिवाइज करना है तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, डेल्टा ई हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना आया है 21.82 मल्टीप्लाइड बाई 2.42 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमें इसका भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ साइड में कर लेना है। 2182 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 242 से, 4 16 3 4 क्रॉस 8 32 7 8, दैट इज़ 4 6 3 4, ये 4 होगा, 14 होगा, 6 एंड 10 होगा, 18 होगा, 12 होगा और ये 5। कितने डेसिमल्स हैं? तो जवाब है 2 to 4 डेसिमल, 2 to 4 डेसिमल, दैट इज़ 52.80। 4 को हम एलिमिनेट करते हैं, 14 हर्ट्ज, या एक डेसिमल हम इधर लेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा, दैट इज़ 5.280 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। दैट इज़ द आंसर टू गिवन क्वेश्चन। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी बता दिया है, ठीक। होप आपको इस क्वेश्चन का भी सलूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और फिर आप इसके आंसर को नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी वाला आंसर है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अ मोनोक्रोमैटिक एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 7 इज एक्साइटेड, मोनोक्रोमैटिक नहीं सॉरी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 7 इज एक्साइटेड बाय एन एनर्जी ऑफ 333.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, फाइंड आउट इन विच एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन विल जम्प। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। वो एक्साइट किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं कितनी एनर्जी देकर? 333.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर उसको एक्साइट किया जाता है, जो जबकि वो पहले कहाँ था? ग्राउंड स्टेट में है। तो कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में जंप करेगा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। क्वेश्चन को डायग्राम से भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा ग्राउंड स्टेट, या इसी को हम फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है इनिशियल स्टेज में, और इसको इसके अगल बगल और भी एनर्जी लेवल्स होंगे, हम उनको भी बना लेते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि इसको एनर्जी दी जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितना दिया गया है? डेल्टा ई इक्वल 333.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी दी गई है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर ये इलेक्ट्रॉन किस हायर लेवल पर जाएगा हमें पता करना है। देखो, अभी ये n1 बराबर कहाँ पर है? 1 में है। हमें n2 का पता लगाना है, क्या वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे जाएगा, क्या वो थर्ड पर जाएगा या फोर्थ पर जाएगा। यानी कि हमसे n2 बराबर क्वेश्चन मार्क किया गया है, हमें क्वेश्चन में z बता कर रखा है, एटॉमिक नंबर 7 है। हमें डेल्टा ई बताया गया है, 333.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें n1 पता है और हमसे n2 पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक रिलेशन मैंने लिखा के रखा है, जो भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। दैट इज़, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा ई इक्वल 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर इंटू में 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, चलिए,
यहाँ पर डेल्टा ई कितना रखना है 333.2 दैट इज़, और 13.6 को मल्टीप्लाई करना है 7 के होल स्क्वायर से, और 1/n1 तो 1 है, -1/n2 हमें पता करना है। तो ये आप नोट करेंगे। आगे इसको हम लिखेंगे 333.2 इक्वल 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 49, और ये आ जाएगा 1 -1/n2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 9 6 जार 54, 5 9 3 जार 27, 5 32, 9 1 जार 9 एंड 9 1 जार 9 एंड 3 12, 6 4 जार 24, 2 4 3 जार 12, 14, 5, तो ये आ जाएगा 4 6 एंड 6 एंड 7, 1 डेसिमल दैट इज 76 पॉइंट, दैट इज सॉरी ये 6 आएगा, 6 आएगा, तो ये 76 नहीं 666.4, 1 -1/n2 स्क्वायर, और ये 333.2 है। देखिए ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ जाएगा 2, और ब्रैकेट में बचेगा तुम्हारा 1 -1/n2 स्क्वायर। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इक्वल 1 -1/n2 स्क्वायर। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर यहाँ प्लस में, और ये हो जाएगा 1 -1/2, तो 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दैट इज, आगे हम इसको यहाँ से एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ से n2 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, दैट इज n2 इक्वल √2, एंड n2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.414, बट हम सभी जानते हैं कि n2 नेवर बी इक्वल टू 1.414। वाई, क्यों ऐसा? हमने बोर के रूल में पढ़ा था कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू परफेक्ट ही आनी चाहिए, यानी कि यहाँ 2 आता, 3 आता, 4 आता, तब तो हम उस आंसर को एक्सेप्ट करते, लेकिन 1.44 आ रहा है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसका क्या आंसर लिखा जाए? इसका आंसर अपने को ये लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन 333.2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये एनर्जी इसको किसी कंप्लीट इंटीग्रल वाले एनर्जी लेवल पर नहीं ले जा पा रही है। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में अगर किसी कंप्लीट उसमें ले जाती तब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। अब आप सोचेंगे अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये चीज़ नहीं होगी तो फिर इस क्वेश्चन को दिया ही क्यों गया है? ताकि आपको आइडिया लगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, नन ऑफ द अबव आंसर सही रहता है, तो यहाँ पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन ये है जिसमें ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। अगर यहाँ n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आई होती, जैसे यहाँ पर n2 की वैल्यू 2 आ गई होती, 3 आ गई होती, 4 आ गई होती, तब तो हम इस आंसर को एक्सेप्ट करते, लेकिन अभी इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ से, और ये इसके सोल्यूशन का वैल्यू है, आप स्लाइड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू 1st एनर्जी लेवल, फाइंड आउट वेव नंबर एमिटेड इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का एटम है, हम हाइड्रोजन का एटम यहाँ बनाएंगे, उसका न्यूक्लियस, 1st एनर्जी लेवल, 2nd एनर्जी लेवल, 3rd एनर्जी लेवल,
फोर्थ एनर्जी लेवल और फिफ्थ एनर्जी लेवल। हमने फिफ्थ एनर्जी लेवल तक क्यों इसको खींचा है, क्योंकि क्वेश्चन में फिफ्थ एनर्जी लेवल का वैल्यू दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है कहाँ पर है, देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में था और फिफ्थ से कहाँ जंप कर रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। जब एनर्जी लेवल होता है, देखिए मैंने आपको कहा है कि इन शेल्स को एक्साइटेड स्टेट या एनर्जी लेवल दोनों कहा जाता है। तो जब एनर्जी लेवल कहा जाए तो जो नंबर का एनर्जी लेवल, जैसे फिफ्थ एनर्जी लेवल, तो हम इसको 5 ही लेंगे। लेकिन अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कहा होता तो हम इसको 6 लेते। ये चीज़ मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स में बता के रखा है, अगर आपको डाउट है तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो जब ये जंप करेगा तो यहाँ से क्या एमिट करेगा, एनर्जी, क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई से लो एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो एनर्जी को बाहर निकालता है। कह रहा है कि यहाँ से निकलने वाले एनर्जी के वेव नंबर का वैल्यू आपको बताना है। तो देखो, अगर आपको कभी वेव नंबर पूछा जाए तो आपको वेवलेंथ निकाल लेना है और वेवलेंथ का कर देना है इन्वर्स, बस फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ निकालने के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी, दैट इज एब्जॉर्ब और एमिट। तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट का फार्मूला क्या लिखाए थे, डेल्टा ई इक्वल 13.6 टाइम्स जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलिए, 13.6 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का जेड जो होता है वो 1 होता है, हम यहाँ लिख भी देते हैं गिवन में। ठीक, इतनी चीज़ें हैं। 13.6 टाइम 1 का स्क्वायर, 1/n1 क्या है, तो देखो यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, n1 है 1 लोअर एनर्जी लेवल एंड n2 है 5 हायर एनर्जी लेवल। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इसको 13.6 टाइम्स 13.6 टाइम्स 1 माइनस 1/25, या इसी को अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 13.6 इंटू 24/25। तो इसको लिख सकते हैं 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 0, 240 है, दैट इज़ 9 बार जाएगा, 25 एंड बचेगा 50, दैट इज़ 6 टाइम्स चला जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ साइड में हम लोग कर लेते हैं, 136 मल्टीप्लाइड बाई 96, तो 6 जार 36, 3 6 3 जार 18 एंड 3 21, 2 एंड 6 1 जार 6, ये 8 आ जाएगा। 9 6 जार 54, दैट इज़ 4 एंड 5 कैरी, 9 3 जार 27, 32 एंड 6 1 जार 6 एंड 3 9 6 5 10 10, that is 2 and 3 decimal, that is 10.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ टोटल एनर्जी। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ एक बार निकल गया तो वेव नंबर। तो देखो, वेवलेंथ का फार्मूला आपको मैंने पिछले ही लेक्चर में लिखाया है, लैम्डा इक्वल 12375 बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इसको इन्वर्स कर लो, क्योंकि वेव नंबर लैम्डा का इन्वर्स होता है। तो 1 लैम्डा इक्वल हो जाएगा डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 12375। तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना है, 10.056 अपॉन 12375। अब इस नंबर को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 1/λ को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। क्या कहा जाता है, वेव नंबर। तो ये वेव नंबर, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये मैंने एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वही क्या होगी, वेव नंबर होगी। ठीक, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप चाहें तो इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं।
डिवीज़न का प्रोसेस मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको डिवाइड करिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका वेव नंबर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन देन फाइंड रेशो ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें दो एटम्स के एनर्जी को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, लेकिन सेम एनर्जी लेवल में ही क्या करना है आपको, डील करना है। डील करने का मतलब ये है कि सेम एनर्जी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दोनों एटम के लिए दिया गया है। लेट्स से हम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। गिवन हमें है हाइड्रोजन और हीलियम का आयन, ठीक है। तो हीलियम आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड थर्ड तक ही दिया है तो थर्ड ही बनाते हैं। हीलियम में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में भी और हीलियम आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में या ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। ठीक, यहाँ पर भी और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहाँ आता है, फर्स्ट में आता है। ठीक, तो दोनों जगह पर अगर ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, देखिए यहाँ पर N1 कितना होगा, N1 होगा 1, N2 होगा 3। यहाँ पर भी लोअर एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और हाइयर एनर्जी क्या है, 3 है। तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों एटम में। बस हमसे पूछ रहा है कि जब ये ट्रांसफॉर्म होंगे तो क्या एमिट करेंगे, एनर्जी। ये एनर्जी को एमिट करेंगे, तो इसके द्वारा एमिट किए गए एनर्जी को हम डेल्टा E1 कहते हैं, और ये जो एनर्जी एमिट करेगा उसको हम डेल्टा E2 कहते हैं। इन दोनों एनर्जीज़ को एमिट करने के बाद यहाँ पर इन दोनों एनर्जीज़ का रेशो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम सभी जानते हैं, हमने डेल्टा E का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा E इक्वल टू 13.6 टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे क्वेश्चन में N1 N2 इक्वल है, 13.6 भी कॉमन है, दैट इज़ इसको कांस्टेंट मानकर हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। दैट इज़ अगर रेशो बनाए तो हम डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2 इक्वल टू Z1 बाई Z2 टू द होल स्क्वायर। अब देखिए Z1 यानी कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और Z2 मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2 इक्वल टू 1 यहाँ पर Z2 जो हीलियम का रहेगा वो 2 रहेगा, यहाँ स्क्वायर करने पर हम लोग को 4 लाना है, ये वैल्यू यहाँ कट कर दे रहे हैं, यहाँ 2 हम लिखेंगे। और देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपको डेल्टा E1 रेशो डेल्टा E2 क्या मिल जाएगा, 1:4, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से ये गिवन क्वेश्चन था आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये रहा इसका सलूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो थे बोहर के मॉडल पर आते हैं, पूछे जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन कराए गए थे, उनको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।